जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पार्ट 2 के वीडियो की बात करेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी, फर्स्ट सेमेस्टर यूपी डीएलएड। तो पाठ्यक्रम में हमने लेसन्स की बात तो कर ली थी। अब यहाँ पे मेरा पहला लेसन या पहला पार्ट है हिंदी का, हिंदी भाषा में ध्वनि को समझना एवं शुद्ध उच्चारण। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें ध्वनि की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा की जो शुरुआत होती है वो ध्वनि से ही शुरुआत होती है। पृथ्वी पे जब आदि मानव ने सर्वप्रथम आया होगा, तो वो कोई भाषा नहीं जानता था, वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से ही संप्रेषण करता था। ठीक, तो इसीलिए हम भाषा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो हम ध्वनि को ही मानते हैं। तो चलिए चलते हैं ध्वनि की। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, ध्वनि जो है वो भाषा का मूलाधार है। अब हम परिभाषा की बात करते हैं। वह प्राणवायु जो हमारे मुख के विभिन्न अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक, तो ये परिभाषा आप समझ गए होंगे। और ध्वनि की पहचान के निर्धारण के लिए जो चिन्ह या अक्षर है वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो अक्षर और वर्ण एक ही बात होती है। और ध्वनि 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 को हम लोग कैसे पहचानेंगे? उनके लिए विशेष अक्षर निर्धारित किए गए हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं। ठीक, अब हम ध्वनि के बाद भाषा की बात करेंगे। तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो भाग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक, परिभाषा क्या बनेगी? मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को लिखकर एवं बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह माध्यम या साधन भाषा है। भाषा जो होता है वो ध्वनि चिन्हों का सार्थक समूह है। दोस्तों, भाषा की बात तो हो गई, अब आते हैं भाषा के प्रकार पर। तो आप सभी को पता है कि भाषा को हम दो ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या तो हम बोलते हैं या लिखते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से हुए? मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, क्योंकि सबसे पहले हमने बोलना सीखा, लिखना तो आता नहीं था। तो बोलना जो मौखिक भाषा वो ये भाषा का मूल रूप है। और लिखित रूप क्या है? मानक रूप है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। सबसे छोटा ध्वनि, फिर वर्ण, शब्द या पद, पदबंध, उपवाक्य, उपवाक्य से बड़ा वाक्य, फिर भाषा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इनको याद रखिएगा। जैसे कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, क्योंकि कोई शब्द लिखेंगे और उसका अर्थ होगा। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर शब्द है। और पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। और आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में ध्वनि जो होती है या वर्ण होते हैं 52 होते हैं। ठीक, और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वर्णमाला को हम स्वर, व्यंजन, अयोगवास, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनमें मतलब डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 52, आइए दिखाते हैं कहाँ से 52। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन हमारे 33 या 33। अयोगवा, अंग, आहा, ये 2। संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2। इन सभी के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के पढ़ाऊंगा, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप जोड़ लीजिए। 11 प्लस 33 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 बराबर आएगा 52। ठीक, तो दोस्तों ये वर्णमाला का चार्ट है। बचपन में आपने खूब रट्टा मार मार के इनको याद किया होगा। तो चलिए एक बार फिर से, याद तो होगा ही, या नहीं याद तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ पे जो स्वर हैं, ये हमने यहाँ पे स्वर लिख दिए हुए हैं, जो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। और अयोग हुआ कौन कौन से? अंग, आहा। इसको क्या बोलते हैं? आ, अंग, आहा। ठीक, हंस लीजिए हंस लीजिए, आप भी बोल के ट्राई कर लीजिए इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो चलिए वे चलते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ये 5 वर्ग दिए हुए हैं, इनको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो पहला का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। इनमें अलग अलग अक्षर है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन। तो इनको पढ़िए। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, ब, भ, मा, या, रा, ला, बा, शा, शा, हा।
ठीक। और इनको क्या कहते हैं, पंचम वर्ण। संयुक्त व्यंजन मतलब ये मिला दो व्यंजनों से या स्वर या व्यंजन से मिलकर बनते हैं। तो इसमें छ, त्रंग, या, इस्रा और द्विगुण व्यंजन ड और ढ। ठीक। तो ये हो गया आपका वर्णमाला का चार्ट, जिसमें आपने देखा कि 52 अक्षर कौन कौन से हैं। ठीक। बाकी मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो बना के समझा दूंगा। और आपने सुना होगा कि आगत ध्वनियाँ, ठीक है। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं कि विदेशी भाषाओं से ली गई जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि आपने ये जा पढ़ा होगा, ये फा पढ़ा होगा, ये अरबी जिसके नीचे आपने बुंदी देखी होगी एकदम लगी रहती, समझ नहीं पाते हैं। ठीक कि इन ये कहाँ से आया, तो ये इनको ये अरबी भाषा से आई। और ऊपर जो जैसे डॉक्टर में ऊपर अ लगा रहता है, ठीक, तो ये आगत ध्वनियाँ हैं, ये अंग्रेजी से आई हुई है। ठीक। और ये जो नीचे लगता नहीं है, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। ठीक। तो आप ध्यान से ये सब जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि पेपर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक तो हमने ध्वनि के बारे में तो जान ही लिया है। अब हमारा अगली हेडिंग जो थी वो क्या थी कि हिंदी वर्तन संबंधी अशुद्धियाँ, या हिंदी वर्तनी में जो हम जैसा लिखा रहता है अक्सर हम वैसा बोलते नहीं। यहाँ पे मैंने बस एक बहुत कम ही लिखा हुआ, क्योंकि ये लगभग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप नॉर्मली इसको देख के पहचान जाएंगे, इसलिए इस पर मैं अपना ज़्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा। ठीक। तो आप बस एग्जाम्पल एक दो से आप समझ जाएंगे। जैसे कि बा लिखा रहता है उसको कोई वाह पढ़ता है, जैसे वीर को वीर लिखते हैं, समझ गए होंगे ना एग्जाम्पल से। बालक होता है लेकिन लोग वालक पढ़ते हैं। और ये शा और ये सा में लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक। इसको प्रशंसा लिखना है तो प्रशंसा में ये सलजम वाला और ये सलजम वाला सा तो रहता ही है। बाकी यहाँ पे जो ये सांप वाला सा है और ये खटकोण वाला सा है, इनमें कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये आप इन सा के बारे में जानिए। जो ये सा होता है इसको हम लोग मूर्धन्य वाला सा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। और ये जो होता है इसको दंती बोलते हैं। ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा। और छ और छा में कंफ्यूज है, क्षमा को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे अनेक मतलब वर्ण हैं जिनमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ठीक। तो आप उन सब का ध्यान रखिएगा। बाकी ये आज का लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक। धन्यवाद।